अब पहले 35, अब 35 और उससे पहले 10, तकरीबन 80 के करीब आपके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि हम असेंबली में वापस जाना चाहते हैं। आपने अपोजिशन लीडर की सीट संभालनी होती है ताकि केयर टेकर सेटअप में आपका एक रोल आए। 6 की जीडीपी पे हमने आपको मुल्क छोड़ के दिया था, ये क्या कर दिया, माइनस पे क्यों लेके गए? देखिए आप तो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, हम ना तजर्बाकार थे। आप तो खुद जनरल इलेक्शंस का माहौल नहीं बना रहे। आपको नहीं लगता कि जनरल इलेक्शंस का माहौल बन जाएगा? हमारी पूरी कोशिश थी कि ये असेंबली पिछली 2 असेंबलियों की तरह अपनी मुद्दत पूरी करे। सही है। ये कहना कि जी वो असेंबलियों में आते तो फिर ये होता, फिर भी तो असेंबलियां ही टूटनी थी ना। ये ग्रांट है, बेसिकली ये कहा जा रहा है, ये कर्ज नहीं है। जो 9.5 या 6 अरब डॉलर में 94% कर्ज है। अगले 3 महीने में हमने जो है 5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज अदा करना है। पीर वाले दिन स्टेट बैंक बैठ रहा है तो उसमें शरह सूद जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। सियासी और माशी अदम इस्तेकाम ने 22 करोड़ से आबादी वाले इस मुल्क के हर शहरी को मुतासिर किया हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन की महाजराई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और यहां असल खबर यह है कि अब हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों ही जनरल इलेक्शंस चाहते हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में नहीं जाना चाहती थी तो उस वक्त हुकूमती वुज़रा और तर्जुमान उन्हें असेंबली में आने की दावतें दिया करते थे और उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते थे। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी हो या फिर जनरल इलेक्शंस, दोनों के लिए तैयार थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापस जाने के लिए तैयार है। तो जनाब 35-35 करके उनके तमाम इस्तीफे मंजूर करने शुरू कर दिए गए हैं। उससे पहले 10 इस्तीफे भी मंजूर किए जा चुके हैं और इनकी टोटल तादाद अब तकरीबन 80 इस्तीफे तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के मंजूर कर लिए गए जो इस्तीफे हैं, अब क्या हुकूमत और उसके वुज़रा और उसके तर्जुमान के कौलो फेल में तजाद नजर नहीं आता या फिर पीडीएम हुकूमत अपनी बका की जंग लड़ रही है? मुतवक्का तौर पर सदर पाकिस्तान की जानिब से वजीर आजम को एतमाद के वोट के मामले पर इस्तीफों की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल आ रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। क्या पार्लियामेंट अपनी मुकर्ररा मुद्दत पूरी करेगी? सबसे अहम सवाल। क्या जनरल इलेक्शन से पहले ज़िमनी इंतखाबात होंगे? क्या तहलील शुदा असेंबलियों के इंतखाबात और जनरल इलेक्शन एक साथ होंगे? और इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान के अवाम पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसको मुल्क के लिए बेहतरीन करार दे रहे हैं, ये जानते हैं जनाब। हमारा सेगमेंट है आवाज़े खल्क, उसमें अवाम क्या कहते हैं। पहले अवाम की गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में एक ही पार्टी है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके चेयरमैन इमरान खान साहब हैं। पीडीएम का जो है वो इस वक्त हालात सही नहीं है। तहरीक इंसाफ एक और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और कंप्लीट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इस टाइम तो वो तहरीक इंसाफ ही है। तो इस टाइम तो पीटीआई बेहतर है। जैसा कि शहबाज शरीफ ने कहा था मैं कि ज़िद्दारी को किसी डूगा, सड़कों पे किसी डूगा, लेकिन आज इसने ज़िद्दारी को भी साथ मिला लिया अपने और ये सारे इकट्ठे हो गए, मिक्स 4 हो गया। पीटीआई बहुत अच्छी है यार। सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें करप्शन कोई नहीं, बस करप्शन नहीं है। हम तो करप्शन के अगेंस्ट हैं बस। नहीं, पीडीएम तो बिल्कुल नहीं, ना जरदारी तो ना कुछ, तो पीटीआई आगे अल्लाह मालिक। पीटीआई जिंदाबाद। मुल्क के लिए पीडीएम तो मुल्क की दुश्मन है, मुल्क की खैर खा थोड़ी है। पीटीआई बेस्ट है, पीटीआई बेस्ट है। पीडीएम में है कि सारे वही 2 नंबर बंदे पड़े हैं सारे। इमरान खान इज बेस्ट। अच्छा जनाब, एक भी गुफ्तगू जो है वो पीडीएम और मौजूदा हुकूमत के हवाले से मुझे देखने को नहीं मिली है। इसी पर मजीद बात करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब वफाकी वजीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। कायरा साहब, आपकी इजाज़त हो, अली मोहम्मद खान साहब से मैं ज़रा शुरुआत करना चाह रहा हूँ। खान साहब, ये बताइएगा, पहले आप कौमी असेंबली जाना नहीं चाहते थे, आप कहते थे जनाब ये इंपोर्टेड हुकूमत है, हम इस असेंबली को तस्लीम नहीं करते हैं। फिर आपने ये एतराज़ उठाया कि हमारे तमाम इस्तीफों को मंजूर नहीं किया जा रहा है, एक एक करके इस्तीफे मंजूर किए जा रहे हैं। अब पहले 35, अब 35 और उससे पहले 10, तकरीबन 80 के करीब आपके इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि हम असेंबली में वापस जाना चाहते हैं। इस स्ट्रेटेजी में तब्दीली क्यों आई है सर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। स्ट्रेटजी में तो कोई तब्दीली नहीं है। अगर स्ट्रेटजी में तब्दीली होती तो हम अपनी 2 सूबाई हुकूमतें क्यों तहरीर करते? कौमी असेंबली में जाने का इंडिया चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक नुक्ते पे दिया था
कि केयर टेकर सेटअप के लिए और इलेक्शन के लिए आपने अपोजिशन लीडर की सीट संभालनी होती है ताकि केयर टेकर सेटअप में आपका एक रोल आए, और जो इलेक्शन है उसके लिए ज़रूरी है अगर कोई फैसले हैं, कोई इक़दाम हैं, कानून साजी है, तो उसमें अपना हिस्सा डाला जाए, जो ज़ाहिर है 1 से 2 या 3 हफ्ते के बीच का एक टाइम है, उसके लिए जाया जा सकता था। लेकिन मेरे ख्याल में जो हुकूमत है, स्पीकर साहब ने वो एक पॉलिटिकल डायलॉग का दरवाज़ा खुद ही बंद किया, हालांकि ये काम बेसिकली अपोजिशन का नहीं होता, हुकूमत का होता है। हुकूमत दावत देती है अपोजिशन को आए बैठे बात करें, लीनियंसी का मुजाहरा। मेरी बात सुन लेना सर, मेरी बात सुन लें प्लीज। देखें, इमरान खान साहब ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि नए इलेक्शन पे हम आना चाहते हैं ताकि उस पर मुज़ाकरात हों या जो भी उस पर आगे स्ट्रेटजी हो। तो इस मौके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को फायदा उठाना चाहिए था कि वो साथ ही ऑफर करते कि आप आएं, वेलकम करते और कहते कि आप हमारे साथ इकोनॉमी पे भी बैठें, इस पे भी बैठें, उस पे भी बैठें, जो टेररिज्म के इश्यूज हैं, जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं, हम उस पे कहते कि जनाब हमने इस पे नहीं आना, हमने तो इलेक्शन पे बात करनी है। लेकिन एक हुकूमत एक माहौल बनाती और ओनस हम पे डालती और अवाम भी हमसे पूछती कि जनाब इकोनॉमी की सूरत हाल है, बेशक इस हुकूमत ने तबाह कर दिया है, लेकिन आप अपना हिस्सा डालें, बैठे बात करें। लेकिन उन्होंने तो ऊपर से इस्तीफे कबूल किए। देखिए, ये तो हमारी डिमांड थी, अच्छा किए कि कबूल किए हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली वो है जो हुकूमत पहले नहीं करना चाह रही थी, और ये कह रही थी कि आए बात करें, आप एहतजाज क्यों करें, आप धरने क्यों दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस हुकूमत ने बेसिकली साबित किया है कि ये इनमें सियासी बसीरत कम है, ये सियासी मसाइल का हल सियासी मैदान में नहीं निकालना चाहते, ये किसी न किसी इशारे के इंतजार में होते हैं, और जैसे इनको ये पता लगता है कि इनकी इख्तिदार से जारी है, ये डर के मारे उन्होंने सारे इस्तीफे कबूल कर लिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात पे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन सर ये ज़िमनी इंतखाबात में जाना, इलेक्शंस तक जाना, ये बात समझ आती है। सर आपका देरीना मुतालबा था, कबूल करो, हम नहीं जाएंगे, कबूल क्यों नहीं करते हो, ज़िमनी इंतखाबात नहीं करा रहे, अब वो ये चीज कराने पर तैयार हो गए। क्या सर ये वाला मामला है कि आप लोग चाह रहे थे कि एतमाद का वोट लिया जाए शहबाज शरीफ साहब, और अगर उसमें नहीं होता तो रन ऑफ इलेक्शंस में आपके नंबर ज्यादा हो, ये वजह थी? देखिए, मेरे ख्याल में इस पार्लियामेंट में मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब खुद या अपने किसी भी मेंबर को दोबारा एज ए प्राइम मिनिस्टर भेजना चाहते होंगे या चाहते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो क्योंकि अब वो एक चीज की शेल्फ लाइफ होती है, एक उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, एक वक्त होता है, वो चला गया। 6 की जीडीपी पे हमने आपको मुल्क छोड़ के दिया था, ये क्या कर दिया, माइनस पे क्यों लेके गए? देखिए, आप तो बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, हम ना तजर्बाकार थे, 6 से बेहतर नहीं कर सकते थे, 7-8 नहीं कर सकते थे, 6 पे तो चलाते, 6 पे जाने वाला मुल्क आपने तबाह किया। ये 10 सेकंड में मेरे से फिगर सुन लें, ज़राअत 4.4 पे तरक्की कर रही थी, अब जाके पूछें इन लोगों से। सनती जो है शोबा 7.2 था, खिदमात का जो सर्विसेज है 6.2 था, बड़ी सनतें 10.5 था, बिजली 7.9 थी, मवासलात 5.4 था, बरामदात 29 अरब डॉलर की रिकॉर्ड उसमें इंप्रूवमेंट थी, और तालीमी शोबे में 8.7। 6 की जीडीपी पे जाने वाला मुल्क 17 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व, अभी आपका 3.5 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व है। तो इनसे कोई पूछे कि आपके पास ये कौन सा हुनर है कि आपने 7.5 महीने में मुल्क का बिल्कुल ही दिवालिया और भट्टा आपने बैठा दिया। ठीक है सर, मैं अगर आप इजाजत दें, ये तमाम सारे कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। सर ये बताइएगा, ये पहले तो आप लोग कहते थे ना कि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, आपने ज़िमनी इंतखाबात जितने खान साहब ने इस्तीफे दिए आपने मंजूर किया, आपने उस पर ज़िमनी इंतखाबात करा दिए, अब आपने असेंबलियां भी जो तहलील हो गई उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन असेंबली तहलील हो, लेकिन अब आप ये 35-35 करके इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, 10 आपने पहले कर लिए थे। आप तो खुद जनरल इलेक्शंस का माहौल नहीं बना रहे, आपको नहीं लगता कि जनरल इलेक्शंस का माहौल बन जाएगा या ज़िमनी इंतखाबात कराएंगे फिर खत्म हो जाएगा मामला? देखिए, सियासत में कोशिश तो की जाती है कि चीजें स्मूथली चलें, हालात बिगाड़ की तरफ ना जाएं, और हमारे जैसी ग्रोइंग डेमोक्रेसीज में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और जो सीनियर एलिमेंट्स होते हैं उनका काम ये होता है कि चीजों को तहम्मुल के साथ लेके चले, कुछ बिगाड़ पैदा कर रहे होते हैं, कुछ चीजों को ठहराव की तरफ लेके जाते हैं। सही है। हमारी पूरी कोशिश थी कि ये असेंबली पिछली 2 असेंबलियों की तरह अपनी मुद्दत पूरी करें। सही है। ये जो डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन है, ये इटसेल्फ एक बहुत ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा काम है, इससे खुद बड़ी तनावर चीजें मिल जाती, चीजें बेहतर होती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली खान साहब ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया और एक ऐसे वक्त में कर लिया कि जब पाकिस्तान एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ आने के इशारे मिलने शुरू हो गए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मुसलमान मुल्कों, दीगर ममालिक की तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी तावन शुरू हुआ,
तो एक बेहतरी के आसार बने थे, उन्होंने फिर यलगार कर दी पाकिस्तान पे। एनी हाउ, हमारी कोशिश थी कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर पाए, उन्होंने नहीं वो कोशिश कामयाब होने दी। अब बाय इलेक्शन आइन का रास्ता है, कानून का रास्ता है, हम बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। ठीक है। और जो बाय इलेक्शन होने हैं सूबाई असेंबलियों में तो बाय नहीं होंगे, वो तो पूरी इलेक्शन होंगे, और इनके जो इस्तीफे कबूल हुए हैं उन पे बाय इलेक्शन हो जाएंगे। हमारा तो ऑलरेडी पहले से ऐलान शुदा एक फार्मूला है कि हम इन असेंबलियों को जिस कदर मुमकिन हो सकेगा कोशिश करेंगे आईनी और कानूनी और सियासी रंग में कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे। अगर सारी असेंबलियां ना सही, अब जितनी असेंबलियां बाकी हैं ये तो पूरी करेंगे ना। किसी एक जमात की ख्वाहिश के मुताबिक दीगर सूबों की या मरकज की असेंबली को कंपेल नहीं किया जा सकता कि उसकी ख्वाहिश जो है उस जमात की या उसकी क़यादत की। वैसे तो खान साहब के अपने साथियों की भी ख्वाहिश इलेक्शन की नहीं थी, लेकिन अगर एक जमात की ख्वाहिश हो भी तो फिर भी उस जमात की ख्वाहिश इतनी मुकद्दम नहीं हो सकती। आप जो बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से काफली की तरफ आप कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो पूरी कर दी। लेकिन आप लोग जो ये इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, राजा परवेज अशरफ साहब स्पीकर हैं, जाहिर सी बात है आपकी पार्टी के हैं, अभी तो खैर वो स्पीकर हैं, स्पीकर का ओहदा गैर जानिबदारी के मुतकाजी होता है, लेकिन सर ये एतमाद का वोट से बचने के लिए तो नहीं है जो आरिफ अलवी साहब कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को जरा एतमाद का वोट लेके तो दिखाइए। देखिए ये ना, ये बहस छिड़ी हुई है मीडिया में, लेकिन मुझे हैरानगी है कि क्यों इस बात को और नहीं किया जा रहा, ये बात या समझ नहीं आ रही, यानी या इंटेंशनली ऐसा है कि इसको मुबाहिसा किया जा रहा है या इस बात की समझ नहीं। जरा गौर कीजिए, अदम एतमाद की मूव तो हो नहीं रही, सही है, मूव की जानी है, सदर साहब ने कहना है जो तवक्को है वो कहेंगे एतमाद का वोट लीजिए। एतमाद के वोट में तो हमने अपना वोट पूरा करना है, सही है। इमरान खान या पीटीआई या अपोजिशन ने अपना वोट, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूं सर, लेकिन आप लोगों ने जो पिछले साल अप्रैल में खान साहब के साथ किया था, जो इत्तेहादी उनसे टूट के आपकी तरफ आ गए थे, तो आपको नहीं लगता मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इस वक्त शिकार है, तहफ़्फ़ुज़ात बरमला इज़हार करती है, वो इस तरफ आ जाएगी और आपके लिए एतमाद का वोट कम पड़ जाएगा? असेंबली के बाहर भी कर सकते थे, असेंबली में आके क्या उन्होंने एमकेएम को ज्यादा बेहतर राजी करना था या जो बाकी जमातें उनको राजी करना था, ऐसा कतई नहीं था। हम जब उनके खिलाफ अदम एतमाद लेके आए थे तो राजा रियाज साहब हो, नूर आलम साहब हो, बाकी जो दोस्त हैं वो उनसे 2 साल 1.5 साल पहले उनसे नाराज थे, पब्लिकली नाराज थे और पब्लिकली अपनी जमात के खिलाफ बातें कर रहे थे। लेकिन अब भी वो उनका हक है, अब भी वो उन जमातों से राब्ते करके कोशिश करके देख ले, उनको नाकामी हुई थी और होगी, लेकिन इसमें कतई इस बात का कोई इशारा नहीं है। हाँ, ये कहना कि जी वो असेंबलियों में आते तो फिर ये होता, फिर भी तो असेंबलियां ही टूटनी थी ना। सही है। तो क्या एमकेएम फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाने को तैयार है? सही है। क्या बाकी जमातें तैयार हैं? हम सब इस वक्त तक इलेक्शंस के बारे में या असेंबलीज की कंटिन्यूएशन के बारे में ये पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग की एक जमात का नहीं, इस हुकूमत के अंदर तमाम इत्तेहादियों का नुक्ता नजर है। सर वो बात आपकी दुरुस्त है, ये तमाम सवालात जो है वो शेख रशीद साहब से, फवाद चौधरी साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से अक्सर मौके पे हम लोग पूछते हैं कि जनाब आप असेंबली जाइए, असेंबली जाने के बाद अपना भरपूर किरदार अदा कीजिए, आवाम की नुमाइंदगी कीजिए, उसमें आप हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन सकते हैं, अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, स्पीकर की निशिस्त भी आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब हम नहीं मानते। लेकिन अब जब वो किरदार अदा कर सकते थे तब आप लोगों ने इस्तीफे मंजूर कर लिए। तो सर पहले आप लोग गलत कह रहे थे, अब आप लोग गलत कह रहे हैं। 2 पहलू हैं इसके। एक तो यह है कि वो असेंबली में आना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने एक इशारा दिया कि हम असेंबली में आके असेंबली को तलपट करेंगे। हमने 2 असेंबलियां तोड़ दी हैं, इस असेंबली को भी तोड़ना चाहेंगे, जो कि उनकी कोशिश पहले भी हमने नाकाम बनाई, अभी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको असेंबली डिसॉल्व कराने की तरफ ना ले जा सके। दूसरी बात यह है कि असेंबली में आके वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, अब भी उनके पास नंबर ज्यादा है, जो लोग अंदर बैठे हुए अब भी उनको आ जाए वापस, और बाकी लोगों में से किसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना रहे हैं। वो तो पोजीशन है जो आप अपोजिशन का जिक्र कर रहे हैं, वो तो अभी भी कायम है। लेकिन ये कहना कि जी जो आपका तहफ़्फ़ुज़ है, हाँ हमने इन असेंबलीज की कंटिन्यूएशन के लिए तमाम आईनी और कानूनी इक़दामात उठाने हैं, ये हमारा पहले से तयशुदा है। ठीक है, अच्छा कार्य साहब एक ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर सी हो गई है, गैर यकीनी की सूरत हाल अपनी पीक पर पहुंच चुकी है,
जनरल इलेक्शंस भी होने हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी होने हैं और 2 असेंबलियां तहलील हो गई हैं, वहां पर भी इंतखाबात होने हैं। लेकिन 3 सिचुएशंस हैं, या तो सितंबर अक्टूबर में इंतखाबात हो और पूरे मुल्क में हो, या फिर कौमी असेंबली के इंतखाबात सितंबर अक्टूबर में हो और अभी जितने ज़िमनी इंतखाबात होने हैं वो हो जाएं 80 के करीब, 90 के करीब या 100 की नशिस्तों पर, और जो 2 असेंबलियां उसकी नशिस्तों पर हो जाएं। या फिर तीसरी सूरत हाल ये है कि जनाब सिर्फ 25% मुल्क के जो इंतखाबात हैं वो रह जाएंगे कौमी असेंबली के, वो सितंबर अक्टूबर होने के बजाय अभी सबके साथ अर्ली इलेक्शंस कर लिए जाएं। तो आप क्या देख रहे हैं इन तीनों सिचुएशंस में क्या चीज हो सकती है? मुमकिनात में से एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कमरजमान कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे पहले सेगमेंट में और इस वक्त हमारे साथ नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, जनाब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन कमरजमान कायरा से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कमरजमान कायरा साहब के साथ एक सिचुएशन रखते हैं, एक इक्वेशन रखते हैं कि जनाब 3 पॉसिबल सिचुएशंस हैं कि क्या अपने इलेक्शंस जो जनरल इलेक्शंस हैं वो अपने टाइम पर होंगे, ज़िमनी इंतखाबात और पंजाब और केपी के जो इलेक्शंस हैं वो अभी 3 महीने बाद हो जाएंगे। दूसरी इक्वेशन ये है कि क्या ये पंजाब और केपी के इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात 3 महीने बाद नहीं होते बल्कि ये सितंबर अक्टूबर में ही होते हैं जब पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी। या तीसरा ऑप्शन ये है कि जनाब अर्ली इलेक्शंस हो जाएं, जो 25% इंतखाबात बचते हैं पूरे मुल्क में वो सितंबर अक्टूबर में कराने के बजाय वो भी पंजाब, केपी और ज़िमनी इंतखाबात के साथ करा दी जाए। कमरजमान कायरा साहब, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, पंजाब की सियासत से बखूबी वाकिफ हैं, विभाग की सियासत आपने खूब की है। सर बताइएगा आपको क्या लग रहा है 3 महीने में क्या सूरत हाल बन जाएगी जो मैंने आपके सामने इक्वेशन रखी है? पार्लियामेंट तो अपनी मुद्दत पूरी करेगी जी, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। इस प्रपोजिशन को तो माइनस कर लीजिए ना। चले सही कर लिया सर। बाकी जो प्रपोजिशंस हैं उसमें ये कि मौजूदा असेंबलियां जिनके इंतखाबात होने तय हो गए, रिजॉल्व हो गई हैं, आईन उसका कोई रास्ता नहीं देता कि उनके इंतखाबात मुलतवी कर लिए जाएं और वो बाकी इंतखाबात इकट्ठे करा लिए जाए। आईनी तौर पर इसका कोई रास्ता मौजूद नहीं है। सही है। रही बात इन असेंबलीज के इंतखाबात हो जाए तो ये होने हैं। हाँ, हमारे लिए अचंभा या एक परेशानी या हमारे लिए एक सिचुएशन हमें समझ नहीं आती, इसलिए कि पाकिस्तान में ये पहली दफा तजर्बा होगा। दुनिया के वो ममालिक जहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है उन ममालिक के अंदर ये काम बिल्कुल होता रहता है, सूबों के इंतखाबात होते रहते हैं, मरकज के इलेक्शन होते रहते हैं, हुकूमतें चलती रहती हैं, एक वक्त में सारे मुल्क के अंदर इंतखाब नहीं होते। हिंदुस्तान हमारे सब मिसाल है, लेकिन हमारे पास ये मिसाल नहीं है। हाँ, हर दफा तो ना सही, लेकिन इससे पहले ये देखने में आता रहा सर कि कौमी असेंबली में इंतखाबात हो जाते, जो सूबाई असेंबली में इंतखाबात हैं वो 2 दिन की ताखीर से हो जाते, 2 दिन बाद हो जाते ताकि मैनेजमेंट सही तौर पर हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि एक ही दिन इंतखाबात होने लगे, उसको पसीराई भी मिली। बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक असेंबली का इंतखाब होना, दूसरी का ना होना, सूबाई असेंबलियों का ये अलग है। ये प्रोपोजिशन। चले, अब नजीर की बात हो रही है तो सर ये भी बात कर लेते हैं। पंजाब का निगरां वजीर आला, सर बड़े अफसोस की बात कहनी पड़ती है, हमारे सियासतदान, हमारे पार्लियामेंटेरियंस खुद अपने मामलात दूसरे इदारों के हाथ में रखते हैं। अभी पंजाब के मामले में, निगरां वजीर आला के मामले में इत्तेफाक नहीं हो सका। 3 नाम यहां से आए, 3 नाम वहां से आए, तीनों ने भाई नाम जन्म मुस्तरद कर दिए, जो भी तीनों नाम आए थे। उसके बाद क्या हुआ, पार्लिमानी कमेटी बनाई गई, पार्लिमानी कमेटी की पहली नशिस्त आखिरी नशिस्त साबित हो गई, उन्होंने मामला खत्म कर दिया। अभी मामला इलेक्शन कमीशन में चला गया। अब सर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि निगरां वजीर आला कौन होगा। क्या इसकी नजीर मिलती है सर? अच्छा, उसको चैलेंजेबल किया जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि चैलेंज नहीं हो सकता? देखिए, आईन किसी की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं चला करता, आईन के मुताबिक में चलना है। ये लॉ है, ये प्रेसिडेंट है, ये दुनिया में रवायत है। आईन का तकाजा ये है कि जहाँ तक आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त कि ये काम जो पार्लियामान या असेंबलीज के अंदर होने चाहिए थे ये वहीं तय होते। सियासतदान अपने मामला खुद तय करते, अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथों में ना देते तो बेहतर होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तरफ जो जमातें हैं वो तकरीबन सारी जमातें जो सब इलेक्टोरल में हैं वो बाय लाज इत्तेफाक राय करने को तैयार हैं, जो असेंबलियों के अंदर है या असेंबलियों के अंदर नहीं है। एक बात है जो कहती है कि मैं किसी की बात सुनूंगा नहीं, किसी की मानूंगा नहीं, किसी के साथ चलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बड़ा ज़हीन हूँ, मैं बड़ा फतीन हूँ, मैं बड़ा लायक हूँ, मैं बड़ा दिले फला फला फला। तो इस मिजाज का क्या किया जाए?
इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है, बिलाशुबा इसमें इत्तेफाक राय की कानून साजी, इत्तेफाक राय की डिसीजन मेकिंग ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई इत्तेफाक राय नहीं करना चाहता, नहीं करने देता, तो फिर जो जमहूरी रवैया है फिर उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। और वो आइन हमें यही कहता है, और आइन कहता है कि अगर इत्तेफाक राय ना हुआ और पार्लिमानी कमेटियों के दरमियान भी ना हुआ, जिस तरह पंजाब में बिल्कुल नहीं हुआ, तो फिर इलेक्शन कमीशन तयन करेगा और वो मानना होगा। ये ऑप्शन नहीं है, चैलेंजेबल है ना ये चैलेंज हो सकता, चैलेंज करने को तो हर चीज चैलेंज हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होगा, कोई ऐसा जवाब नहीं होगा। लेकिन सर कि सुप्रीम कोर्ट वो आपकी बात का जवाब आ गया सर, पॉइंट आ गया। लेकिन लेट सपोज आप ये कह रहे हैं कि ये चैलेंजेबल है, आप अदालत में जा सकते हैं, किसी के खिलाफ भी एप्लीकेशन पिटीशन लगा सकते हैं, लेकिन अदालत भी ये कहेगी कि ये दायरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, तो इलेक्शन कमीशन इसका तयन करेगी कि निगरां वजीर आला पंजाब कौन होगा। ऐसा ही है सर? दरखास्त देने से तो रोका नहीं जा सकता ना, अदालत में तो दरखास्त देने से रोका नहीं जा सकता। सही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई दरखास्त हुई तो शायद अदालत इसको इस काबिल भी ना समझे कि इसके ऊपर प्रॉपर हियरिंग करे, इसको प्रिलिमिनरी हियरिंग। अच्छा, मतलब हियरिंग ही ना हो उस पे ना, ये काबिल समात ही करार नहीं दी जाए। ठीक है सर, कुछ मईशत की बात कर लेते हैं सर। मईशत हिचकोले खा रही है बड़ी बुरी तरीके से। जब आप आए थे आप लोगों ने कहा था मईशत को बेहतर करेंगे, गरीब की सूरत हाल को बेहतर किया जाएगा, लेकिन गरीब मजीद गरीब तर होता जा रहा है। अभी ये कहा गया कि ग्रांट आ रही है, तमाम ममालिक से बात हो गई है, ग्रांट। इन लोगों को कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ये ग्रांट नहीं है, ये तो जनाब कर्जा दिया जा रहा है 10 अरब डॉलर। लेकिन सुनने में आया कि वो भी अब नहीं हुआ है, सिर्फ सऊदी अरब से शायद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की बात हुई है। हमारे रिजर्व 4.5 पर आकर रुक गए सर। बात की जा रही है कि पेट्रोल के पैसे देने के लिए भी हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी आने वाले वक्तों में। तो सर ये सूरत हाल आपके सामने, डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहे कहीं हम? देखिए, सऊदी अरबिया के साथ हमारा मायदा हो गया 1 अरब डॉलर का डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल देने का। इंशाल्लाह कोई बहरान ऐसा पैदा नहीं होगा। रही बात जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस या जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करने के वादे किए गए, उसमें से कुछ पोर्शन जो है शायद कोई 20% के आगे पीछे, मैं एग्जैक्ट फिगर तो शायद ना बता सकूं, मेरे ज़हन में सब नहीं है, लेकिन कोई 20-25% के करीब ऐसा अमाउंट है या हो सकती है जिसकी इंटरप्रिटेशन ये की जाए कि ये इमदाद नहीं होगी, बल्कि ये ग्रांट नहीं होगी, लोन होगा, ये इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट इससे अलग भी है, लेकिन बहुत सारी अमाउंट तो वो है जो मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान को सपोर्ट के तौर पे अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्लाइमेट चेंज में तब्दीलियां, क्लाइमेट चेंज हुई, उसके नतीजे में मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में जो फ्लड आया पाकिस्तान में, उसकी जिम्मेदारी ऑन करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान जिसका कसूर नहीं था उसको सपोर्ट करना चाहिए। पहले भी किया है, अभी भी कर रहे हैं, और आइंदा ना कल्ला ना करे, मजीद जरूरत पड़े तो कुछ ना कुछ ममालिक फिर भी सपोर्ट करेंगे। तो ये कोई हमारी तरफ ये नहीं है कि वो हमें सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा कर रहे हैं। यानी इसकी ये इंटरप्रिटेशन कि ये कर्ज होगा, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, डेफर्ड पेमेंट पे जो ऑयल है वो बिलाशुबा कर्ज है, इसी तरह कुछ और पेमेंट भी शायद 1 बिलियन की। सर मुजम्मिल असलम साहब ने ज्वाइन किया, मैं इसका जवाब उनसे ले लेता हूं ताकि क्लियर हो जाए। मुजम्मिल साहब, ये ग्रांट नहीं है, वैसे तो अभी ये पैसे आए नहीं, लेकिन ये ग्रांट है, बेसिकली ये कहा जा रहा है, ये कर्ज नहीं है। जो आप कह रहे थे कि ये कर्ज है, ये ग्रांट नहीं है, ये एहसानमंदी नहीं है, ये तमाम चीजें अपनी जगह पे। कायरा साहब ये कह रहे हैं इंटरनेशनल जिम्मेदारियों के तहत ये पैसे पाकिस्तान को दिए जाएंगे जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हैं। आप इत्तेफाक करते हैं सर? देखें, बात ये कि मैं कौन होता हूँ कायरा साहब से इख्तिलाफ करने का। कायरा साहब जो है, थोड़ा सा जब अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पूरी इनकी जमात और पीपल्स पार्टी वाले और PMLN वाले बैठे थे और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस का जायजा दिया था, उन्होंने खुद बता दिया, इसहाक डार साहब ने बता दिया। हो सकता है कायरा साहब को बाद में कोई उन्होंने अंदर की खबर दी हो, लेकिन जो हमारे पास खबर आई है वो इन्हीं की जमात के लोगों ने और इन्हीं के साथियों ने दी है कि जो 9.5 या 6 अरब डॉलर में 94% कर्ज है, बिल्कुल, उसमें 94% कर्ज है
और लगभग आधा अरब डॉलर है जो ग्रांट्स और उसमें जो सऊदी अरब 94% कर्ज है उसके अंदर, तो तकरीबन पूरा ही कर्ज ही हुआ ना उमूमन तौर पर देखा जाए। जी। तो कायरा साहब के पास अभी कह रहे थे, फिगर उनके जहन में नहीं आ रहा, मैं फिगर नहीं, उन्होंने कहा जैसे पेट्रोल की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमतें हमें अदा करनी होती हैं, लेकिन वो हमें इजाफी तौर पर दी जा रही हैं कि भाई अभी आप पेट्रोल इस्तेमाल कर लें, बाद में दे दीजिएगा। ये तमाम चीजें कर्ज पर आ रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल ममालिक की जो जिम्मेदारियां हैं क्लाइमेट चेंज के वाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से मुतासर मुल्क हुआ ना, तो उस वजह से उन्होंने दी है। तो सर मैं इसको ना मानूं, फिर मैं तस्लीम ना देखें। अब दूसरी पहले तो मुझे तो ये भी बात, इन सारों का मंजन ये समझ नहीं आ रहा। ये कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का 1% से कम जो है आलूदगी फैलाता है। तो भाई पाकिस्तान दुनिया की 1% से कम आबादी भी तो है, तो जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतनी अगर आलूदगी फैला रहा है तो पाकिस्तान किस चक्कर में दुनिया से जो है पैसे मांग रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि माशाल्लाह से ये आलूदगी की हम बातें करते फिर रहे हैं, दुनिया पे डाल रहे हैं। ये हमने किया कि हमने 30-40 साल हुकूमत करके कितने जंगलात लगाए मुल्क में, कितने डैम लगाए हमने, क्या किया हमने? 1977 के बाद ना मुल्क में डैम लगाया है, ना जंगलात लगाए, ना दरख्त लगाए। पूरी दुनिया में जाके कह रहे हैं आपने आलूदगी तो हमारी इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। दुनिया के बदतरीन शहर हमारे, लाहौर हमारा है, कराची हमारा आलूदा तरीन। बातें कर रहे हैं हम उधर जाके और फिर कह रहे हैं कि जी वो उनकी जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी? उनसे पैसे लेके बटोर के खाने की है सिर्फ। अब हमें आंखें खोल लेनी चाहिए भाई, 75 साल हो गए इस मुल्क में बैठे हुए। अगर अभी भी हम आंखें नहीं खोलेंगे और इधर और उधर घूमते रहेंगे, क्लाइमेट चेंज पे किसी दिन करेंगे डिटेल में, सर डिटेल में प्रोग्राम भी करेंगे, आपको भी दावत देंगे, हुकूमती नुमाइंदगान को भी दावत देंगे। सर अभी जो 4.5 रिजर्व डॉलर हमारे पास पड़े हुए हैं, तकरीबन ये 4.5 अरब डॉलर जो मौजूद है, सर ये कहा जा रहा है कि IMF ने मामला अगले महीने पर डाल दिया है। अब IMF से पैसे इस वक्त नहीं मिलते, सऊदी अरब से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। अब उससे हम गुजारा कर लेंगे अगले 1 महीने तक? मुसम्मिल साहब जी मुझसे बात कर रहे हैं? जी सर आपसे सवाल। हाँ जी, मैं आपको हाँ जी देखे, बात यह कि 4.6 अरब डॉलर हमारे ज़खायर हैं और हमारी माहाना दरामदाद ही सिर्फ 5.5 अरब डॉलर है। और जो पोर्ट में खड़ी हुई जो हमारी दरामदाद है जो क्लियर नहीं हो रही बंदरगाह के अंदर, वो भी 5 अरब डॉलर की है। सही है। इसके अलावा कर्ज की अदायगियां माशाल्लाह इसके ऊपर हैं। अगले 3 महीने में हमने जो है 5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज अदा करना है। फिर उसके अगले 6 महीने, उसके अगले 3 महीने में हमने तकरीबन 12 अरब डॉलर कर्ज अदा करना है। फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जो सऊदी अरब से 1.1 अरब डॉलर का तेल आ रहा है, ये भी गलत खबर है। ये 12 महीने की डेफर्ड पेमेंट में होता है, यानी ये 12 महीनों में तकसीम होगा। $100 बिलियन से ज्यादा डिवाइड होकर आएगा हर महीने। ठीक है जी, ये एक साथ ही नहीं आ जाएगा 1.1 अरब डॉलर का तेल पाकिस्तान में। और फिर ये मरहलावार और किस्तवार आएगा। बिल्कुल हाँ, IMF से जी है अब फाइनली इसहाक डार साहब ने जो 25 साल का तजर्बा है उसको साइड पे रख दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना वो 25 साल के तजर्बे के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान का जो है तजर्बा जो है पूरा कर दिया। अब वो जो है फाइनली शहबाज शरीफ 2 दिन से मीटिंग कर रहे हैं, IMF को दावत दे दी है कि आप बताएं क्या क्या हमने करना है और ताकि हम उसको मिनी बजट भी तो आ रहा है ना सर, उसमें क्या कुछ होने जा रहा है? यही मिनी बजट वही IMF की फरमाइश पे होगा ना। अब ये जो है नए टैक्सेस लगेंगे, फिर इसके अलावा तेल बिजली गैस इसकी कीमतों में इजाफा होगा, इसके अलावा रुपए की कदर में गिरावट की बात है, मजीद गिरावट होगी। मतलब कितना आम शरह सूद कल जो है पीर वाले दिन स्टेट बैंक बैठ रहा है तो उसमें शरह सूद जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 16 है ना अभी तो, कितनी बढ़ जाएगी सर? क्या जी क्या कह रहे हैं? ये शरह सूद तो तकरीबन 16% है ना, ये कितनी बढ़ जाएगी अंदाजा? ये अभी मार्केट कह रही है 1 से 2% और बढ़ जाएगी, मजीद बढ़ जाएगी। और डॉलर कितना ऊपर चला जाएगा? देखिए डॉलर के तो अभी तो रेट ही नहीं है ना कोई। 228 रुपए का तो एक फर्जी रेट था जिसपे सागदार साहब जो है लगे हुए। अब तो पेट्रोल की एलसी भी नहीं खुल रही ना सर। 260 है, कोई कह रहा है 270 है। ये जो मैंने अदायगियां आपको बता दी है, इस अदायगियों की जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगी डॉलर का कोई रेट आप डिसाइड ही नहीं कर सकते। पता ही नहीं डॉलर कितने का, जो जिसकी जो मर्जी आ रही है वो बेच रहा है वाले साहब। जी ठीक है सर थैंक यू सो मच। अच्छा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये मिनी बजट आप लेकर आ रहे हैं, हुकूमत फैसला तो कर चुकी है और ठीक ठाक टैक्सेस। अब मिनी बजट नाम है तो ये आवाम की फलाह बहबूद के लिए तो नहीं होगा, उसूली तौर पर आवाम के खिलाफ ही होगा। मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। सर ज़िमनी इंतखाबात, पंजाब केबी के इंतखाबात सर पर हैं, इसी साल जनरल इलेक्शन होने। सर इस मिनी बजट के साथ आप चले जाएंगे, किस तरह से सर इलेक्शंस लड़ेंगे? हम तो इलेक्शन लड़ते हैं जी, ये तो काम ही हमारा है। अच्छा। ये तो हम आपसे बेहतर जज करेंगे ना क्या करना है। सर वोट तो हमें लोगों के रवैये से ज्यादा बेहतर पता होता है।
क्योंकि हम तो इलेक्शन लड़ते हैं, ये काम ही हमारा है। ठीक है सर। लेकिन पहली बात तो यह है कि हम ऐसा कोई नया टैक्स या नए को बोझ डालने की पोजीशन में आवाम है नहीं। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई ऐसा फैसला करना पड़ता है तो उसके नुकसानात हमने माजी में भी बर्दाश्त किए हैं। माजी में भी हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल को नुकसान करते हुए पाकिस्तान के लिए जो जरूरी फैसले थे वो किए, लोगों की नाराजगी मोल ली। लेकिन एक और बात की गुजारिश करूं, हमारे फैसलों की बदौलत महंगाई हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन एक बात आप भी याद रखिए, हुआ ये कि महंगाई होने के बाद फ्लड आ गए। फ्लड आने के बाद कराची के हालात खराब हुए, के हालात खराब हुए, और इन हालात खराब होने के बावजूद सारे मीडिया ने कहा, हमारे मुखालिफिन ने कहा कि जनाब लोगों की, और वाकई बहुत तकलीफ हुई और वाकई लोगों की जिंदगी में मुकम्मल तौर पर सेटल नहीं हुई, और वाकई कराची का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन और कहा जा रहा था कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी बहुत मुश्किल में होगी, इनको वोट नहीं मिलेंगे। आप जरा गौर कीजिए, वही सूरत हाल है, रिहेबिलिटेशन हो रही है, अभी सारे लोग सेटल नहीं हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है। इसके बावजूद इंटीरियर सिंध में भी, हैदराबाद में भी, कराची में भी वहां के लोगों ने बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी को वोट दिए हैं। कैन नॉट कंपेयर सर, अब ये लोकल बॉडीज इलेक्शंस को ज़िमनी इंतखाबात से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। आपके बताया कि हमारा काम ही इलेक्शन लड़ना है, हम ज़िमनी, जाहिर सी बात है मिनी बजट लेकर आ रहे हैं और उसके बाद इलेक्शंस में भी जाएंगे। लेकिन खैर प्रोग्राम के आखिर में जनाब, आखिरी हिस्से में जिक्र करते हैं निहत्ती निडर लेकिन बहादुर लड़की, जो जालिमों, वडेरों और जागीरदारों के सामने किसी चट्टान की तरह खड़ी है। जुल्म की इस दास्तान में इंसाफ के हुसूल के लिए कौम की ये बहादुर बेटी नंगे पांव अदालतों के चक्कर लगाती, इस उम्मीद के साथ कि उसे आज इंसाफ जरूर मिलेगा। और 5 साल गुजर चुके हैं मगर इंसाफ नहीं मिल रहा। शायद हमारे यहां इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए ही होता है, क्या आम आदमी के लिए इंसाफ सिर्फ बरोज़े क़यामत ही मुमकिन हो सकेगा? 5 साल पहले 17 जनवरी साल 2018 की सर्द शाम उम्मे रुबाब के खानदान के लिए खुशियां लेकर आने वाली थी। घर में मेहमान थे, रौनक लगी हुई थी, हर तरफ जश्न का माहौल था, समा था। बहनें और करीबी रिश्तेदार खवातीन ढोलक की थाप पर शादी के नगमे गा रही थी, क्योंकि अगले दिन उम्मे रुबाब के भाई की बारात थी। हर फर्द खुशी से निहाल था, लेकिन सिंध की चांडियो फैमिली से ताल्लुक रखने वाले 62 अफराद ने साथियों के साथ उम्मे रुबाब के दादा, वालिद और चचा को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। खुशियों भरा घर मातम कदा बन गया। उम्मे रुबाब की फैमिली की सिंध के इन सरदारों और वडेरों से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, मगर इनका कसूर सिर्फ यह था कि वो वडेरा शाही के खिलाफ आवाज बुलंद करके गुलामी की जंजीर पहनने से इनकारी थी। वो गुलाम बनने, गुलाम कहलाने को तैयार नहीं थी। उम्मे रुबाब के दादा, वालिद और चचा के कत्ल में सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हुआ। चीफ जस्टिस ने 2 बार असुद नोटिस भी लिया, 2 माह में फैसला सुनाने का भी कहा गया, मगर 62 मुल्जिमान जमानत लेते रहे। ताखीर होती रही, तारीख पर तारीख दी जाती रही, मगर उम्मे रुबाब ने हार नहीं मानी। इस जुल्म के खिलाफ नंगे पांव अदालत का दरवाजा खटखटाने वाली उम्मे रुबाब ने पूरे निजाम इंसाफ को झिझोड़ के रख दिया। ये मुकदमा दादू की मॉडल ट्रायल कोर्ट में आज भी जेर समात है। चंद रोज पहले अदालत ने साबिक SHO करीम बख्श चांडियो को भी मुकदमे में नामजद करने का हुक्म दे दिया था, मगर इंसाफ है कि अब भी कोसों दूर दिखाई देता है। लेकिन सिंध की इस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और वो अब भी कानूनी जंग लड़ने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। देखना यह जनाब, इंसाफ के हवालों से क्या उम्मे रुबाब को इंसाफ मिल सकेगा, या इंसाफ सिर्फ ताकतवरों के लिए ही होता है। उन्हीं के केसेस माफ होते हैं, उन्हीं को क्लीन चिट मिलती है, उन्हीं को पाकिस्तान आने की इजाजत होती है, और आम आदमी सिर्फ तारीख पर तारीख लेके आगे बढ़ जाता है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।